हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनके दूसरे भाग पे आज चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे पूर्व के क्लास में आपने देखा था कि हम लोगों ने डॉट स्ट्रक्चर या उसका कार्बन का स्ट्रक्चर या हम लोग कहें ये कि बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखे थे, समझे थे। उस पर कुछ क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था और कुछ आगे करेंगे भी। आज आपके सामने हम जो टॉपिक लाए, कार्बन के आगे बढ़ते हुए लाए हैं कि कार्बन के अल्ट्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं और इनके बीच की संरचना और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। आज के मजेदार टॉपिक क्या होगा बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा कि पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा और फिर मैं उसके बाद अपने कक्षा का संचालन करूंगा और अंत में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं क्या। तो ये आपको दिखना है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना इसलिए जरूरी है कि पहले प्रश्न आपके पास आएंगे और बीच में क्लास संचालन के दरमियान आपके पास उन क्वेश्चंस के आंसर आएंगे जिसको देख करके आपको सेटिस्फाइड होना है कि हमने उन सारे प्रश्न का उत्तर समझ लिया है और लिख पाएंगे। और एग्जाम की तैयारी करने के लिए इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं होता है। कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे। इसमें आपको प्रत्येक हर एक तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस। चलिए अब लेट्स नाउ स्टार्ट कि आप अगला जो टॉपिक है कि कार्बन के अपरूप। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ये जो टॉपिक, जो हमने 3 टॉपिक रखा था पहले, इसमें कार्बनिक यौगिक के बीच का बंधन की प्रकृति, इसकी चर्चा हुई थी। कार्बनिक यौगिक के सूत्रों के बारे में चर्चा हुई थी। और आज का टॉपिक होगा कार्बन के अपर रूप यानी अल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जैसा मैंने कहा वैसा ही अब आपके सामने ये देखिए कुछ प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ध्यान पूर्वक से प्रश्न को पढ़ें। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब आगे आपको करने हैं। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? प्रकृति में नेचर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है और इसकी संरचना कैसी होती है? मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि इस प्रकृति में, नेचर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है और इसकी संरचना कैसी होती है? कौन सा कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है और क्यों? और बकमिंस्टर फुलरीन जो कि लेटेस्ट कार्बन का अपरूप आया है वो क्या है? और हीरे और ग्रेफाइट जो कार्बन के 2 मुख्य रूप जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से कि वो 2 हमारे होते हैं, अपरूप अल्ट्रॉप्स होते हैं। एक को हम लोग हीरा कहते हैं, दूसरे को ग्रेफाइट कहते हैं। इनके उपयोग क्या है ये बताना। ये तो आपके बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, जो कि क्लास 10th से बेस करके हम लोग चर्चा करते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, पीई के लिए, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, आईटीआई के लिए। तो एक साथ, अलग से नहीं, एक साथ आपकी तैयारी हो रही है। आप अगर तैयार हो रहे हैं तो एक साथ आपको दोनों तैयारी करनी है। यानी यहां पर देखना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके सामने जो कि ये दिखाया जाएगा कि कैसे आप आगे के आप कक्षाओं के या दूसरे लेवल के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। देखिए कार्बन का अपरूप स्थिति हाइब्रिडेशन होता है, किसमें होता है? देखिए इसमें आपके पास सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्या कारण है उसको सुचालक होने के लिए? बकमिंस्टर फुलरीन की संरचना किसके समान होती है? यानी इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और साथ ही आईटीआई में संभावित प्रश्न है जो कभी न कभी किसी समय या तो पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। दोनों तरह के प्रश्न इसमें डाले गए हैं। आप इन प्रश्न का ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे और देखेंगे। देखिए अब हर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, सामने में प्रश्न भी है, आंसर भी है। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? अब यहां पर आंसर भी दिया गया कि जब कोई तत्व प्रकृति में 2 या 2 से अधिक विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है। भौतिक रूपों में, देखिए भौतिक रूप और रासायनिक रूप 2 होते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अब मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन के 3 अपरूप हैं, 4 अपरूप है, बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके लेवल में 3 ही जानना है। तो कार्बन के हीरा को जलाइए, ग्रेफाइट को जलाइए और बकमिंस्टर फुलरीन को जलाइए। जो 3 अपरूप की चर्चा हो रही है वो सब के सब एक ही प्रोडक्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि इनकी संरचना अलग होती है, इसलिए इनके भौतिक गुण अलग होते हैं, रासायनिक गुण अलग नहीं होते हैं, भौतिक गुण केवल अलग होती है।
तो रासायनिक गुण समान होने वाले एक ही तत्व के विभिन्न रूपों में पाए जाने वाले जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, जिनके रासायनिक गुण समान होता है, सेम होता है, और लेकिन भौतिक गुणों में अंतर पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं। इसका एक वर्ड का इंग्लिश एलोट्रॉप्स कहा जाता है, एलोट्रॉप्स होता है। अब इसमें जैसे कि आपके पास 3 एग्जांपल दिए गए हैं कि डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। इसी प्रकार से जब आगे जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की है कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है और इसकी संरचना कैसी होती है। देखिए भाई, इसमें संरचना पर ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है, साइंस में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में चाहे वो हमारा शेयरिंग से हो, ट्रांसफरिंग से हो या शेयरिंग विथ ट्रांसफरिंग हो, उनके प्रकृति जो होते हैं वो 2 तरह के बंधन बनाते हैं, बंध बनाते हैं, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट में एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता है। अब इस प्रकार से जो कोवेलेंट बॉन्ड की साझा से होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड की साझा का जो संरचना होता है, तो डायमंड के संरचना को आप देखेंगे तो टेट्राहेड्रॉन, चतुष्फलकीय, एक कार्बन 4 कार्बन से जुटा रहता है और उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। बच्चों दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन का मैं शेयरिंग बताया था आप लोगों को, तो मैंने क्या कहा था कि देखो साझा करना उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी थी? ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। अब दुनिया में कोई भी तत्व रहे, कोई भी सब्सटेंस रहे, अगर वो अपने अष्टक को पूरा नहीं करता है तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि वो स्टेबल नहीं है। अगर उसे स्टेबल होना है तो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का साझा करके या अदला बदला करके, ट्रांसफरिंग करके उनको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरा करने होंगे। अगर कर लिए तो ठीक, और नहीं किए तो अनस्टेबल होंगे। उसके बाद फिर जब वो अष्टक पूरा करता है, अष्टक पूरा करने का जो तरीका होता है, देखिए सोचिएगा, वही कार्बन कोयले का रूप लेता है, उसी कोयला से ग्रेफाइट निकलता है, उसी कोयला से हीरा निकलता है, उसी कोयला से बक मिनिस्टर निकलता है, उसी कोयला से C60, C70, C35, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स के अपरूप निकल रहे हैं। आखिर कोयले की संरचना ऐसा होता कैसे है? जब कार्बन कार्बन के साथ लिंकेज होता है, लिंकेज में इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर बनाने का वे होता है वो अलग होता है। लाखों वर्षों तक पुराने जो हमारे कार्बन का जब एल्ट्रॉप्स बनते हैं तो उसमें से बहुत भारी मात्रा जब कोयले का होता है तो उसमें से छोटा सा हीरा एक निकलता है। यानी उसको बनने में क्या क्या कंडीशन कैसे होता है ये जानना जरूरी होता है। यानी उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बच्चे आपको जानना जरूरी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंगल कार्बन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आप यहाँ देख सकते होंगे कि ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। मैं एक कार्बन यानी मीथेन, दैट इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन, यानी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला यूनिट होता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का पहला सब यूनिट है एल्केन, और एल्केन का पहला मेंबर है वो है मीथेन। उस मीथेन का स्ट्रक्चर आपके सामने 2 तरह से 3 डायमेंशन पिक्चर में भी रखा गया है और साथ में सॉलिड वेज स्ट्रक्चर में भी रखा हुआ है। जो सामने दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि एक कार्बन जो 4 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है, जो कोवेलेंट शेयरिंग जैसे साझा करके बनाया है। आपको पहले भी बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बनेगा, कार्बनिक यौगिक जब भी बनेगा तो शेयर करेगा, उसमें शेयर के अलावा और कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ये बॉन्ड बनाया तो स्पेस में कैसे अरेंजमेंट हुआ। तो 3 डायमेंशन स्पेस में जब ये पिक्चर देखा जाता है और बनाया कर किया जाता है तो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री होती है। जिसका टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री होगी उनके बीच का एंगल बताए जाते हैं, बॉन्ड लेंथ बताए जाते हैं। और 2 तरह के आप देखिए बॉन्ड दिखाए गए हैं। एक बॉन्ड जो देखिए ये आपका डॉटेड लाइन करके दिखाया जा रहा है, एक थिक लाइन दिखाया जा रहा है। ये देखिए ये सॉलिड वेज है, ये सॉलिड। तो देखिए 2 तरह के बातें 3D में, 2 तरह के बातें एक्स वाई दो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो साफ साफ दिखता है, एक्स वाई दिखता है। अगर बच्चे आप जहां खड़े हो, आप वहां पर किसी भी सब्सटेंस को देखना चाह रहे हो, जैसे घर में, जिस घर में खड़े हो, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई पावर है कि छत और जमीन एक साथ देख सकते हो? क्या मैक्सिमम 3 ही चीज देख सकते हो, दोनों तरफ का दीवार और एक छत, या दोनों तरफ का दीवार या अब ग्राउंड। यानी 3D में यही है कि एक बैक में जाता है, एक पीछे होता है, एक मैटर पीछे रहेगा, जिसको
फिजिक्स में चौथा पॉइंट, फोर्थ कोऑर्डिनेट कहा जाता है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कि जो बैक में है, पीछे जा रहा है, उसको देखिए डॉट लाइन से, दैट अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से दूर जा रहा है। कौन सेंटर से दूर जा रहा है? तो जिसको डॉट लाइन दिखाया गया है। और जो सेंटर की तरफ, टू आस्क द सेंटर, जो सेंटर की ओर जा रहा है। जैसे ये देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन है, जो कि हम सॉलिड वेज दिखा रहे हैं, ये हमारा सेंटर की तरफ जा रहा है। जब सेंटर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है सॉलिड वेज है। और जब ये सेंटर से दूर भाग रहा है ना, तो डॉट करके दिखाया जाता है, यानी ये बैक में है, पीछे है। जैसे अभी मैंने कहा कि आप छत और जमीन एक साथ नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते हैं। आप एक बार में छत देख सकते हैं या फिर आप ग्राउंड लेवल देख सकते हैं। तो वही उसी तरह से एक सेंटर से पीछे की ओर है, एक सेंटर के सामने है। तो टुवर्ड्स द सेंटर, फार अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से दूर जा रहा है, पीछे जा रहा है, नहीं देख पाइएगा आप। दैट मीन्स आप एक बार में 3 ही देख पाइएगा। सीधी सी बात है, 3 देख पाइएगा। और वही इसमें पिक्चराइज किया जाता है। और यही ज्योमेट्री का मुख्य कारण होता है कि हर एक कार्बन का जब अरेंजमेंट बदलता है तो उसमें अलग अलग बातें आती हैं। अब जैसे आप देखिए, एक कार्बन का लिंकेज बहुत तरह का होता है। पिछले दिन भी मैं बताया था, कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है कि वो लिंकेज होता है, कार्बन कार्बन में लिंकेज, अपने 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 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो बॉन्ड बना करके आपके पास जो होता है लीनियर चेन बनाता है, एकदम स्ट्रेट चलेगा, कहीं उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा। फिर ब्रांच लग गए हैं तो हम लोग यही कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो कि पहले से जानते हैं कि कार्बन में सेल्फ लिंकेज की जो हमारा होता है, कंडीशन बनता है सेल्फ लिंकेज को। ऐसे आज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा हो गया। ऐसा किसी के पास इतना संख्या नहीं हो जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कैटेनेशन के और भी संख्या बढ़ने के कारण क्या है? देखिए, लीनियर भी इसमें कॉम्बिनेशन होता है, ब्रांचेस भी बनते हैं, ब्रांच के ऊपर ब्रांच बनते हैं, और वही नहीं, रिंग भी बनाता है। ये देखिए ना, तो ये देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, पेंटागन दिख रहा है, हेक्सागन दिख रहा है। वही नहीं, इसमें और भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सारे सेज बनते हैं। इसलिए इसमें लिंकेज का इसमें संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि आपका ये, आप जो है आगे थोड़ा सा आप आइए कि डायमंड इतना प्रकृति का सबसे कठोर क्यों है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि डायमंड प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ में क्यों है। आप देखिए, आप ये देखिए, आप थोड़ा सा 3D इसके पिक्चर को एक बार देखिएगा। ये कार्बन देखिए 4 कार्बन से जुटा हुआ है। फिर देखिए ये कार्बन देखिए 4 कार्बन से जुटा हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिएगा कैसे ये कठोर हुआ है। इलेक्ट्रॉन से तो साझा सारे कार्बन करते हैं ना, लेकिन कार्बन कार्बन में 4 ही का साझा कर रहा है। कोई एक भी कार्बन नहीं देखिएगा, ये कार्बन देखिए 4 से साझा है, ये कार्बन देखिए 4 से साझा है, ये कार्बन देखिए 4 से साझा है, ये कार्बन देखिए कहीं से उठाइए आप 4 ही मिलेगा। और इसीलिए टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है। और ये इतना हार्ड होता है कि शीशा को भी काट देता है। शीशा टूट जाता है लेकिन कटता नहीं है। शीशा को अगर काटना है तो आपको डायमंड ही इस्तेमाल करना होगा। इसी प्रकार से आप जब इसका जब स्ट्रक्चर को देखिएगा तो सेम यही बात आएगा कि उसी कोयले के टुकड़ा से ग्रेफाइट भी बना है, उसी कार्बन से ग्रेफाइट भी बना है। वो बेचारा इतना सॉफ्ट क्यों है, वो इतना हल्का क्यों है, उसका जो प्रॉपर्टी अलग क्यों है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो मैं डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ और बढ़ा के लिख दिया है। बढ़ा के इसलिए लिखा है कि जो बच्चे पीई के लिए तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे कि जो टेट्राहेड्रन व्यवस्था होती है उसके बाद जो हमारे पास जो इसमें क्रिस्टल लैटिस बनता है उसकी मैं थोड़ी चर्चा किया हूं, क्योंकि पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन में ये आता है उसमें किस प्रकार के क्यूबिक स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तरह के क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये 5 में जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, डायगोनल सेंटर होता है, और एक इंड सेंटर होता है। 5 तरह के सेंटर होते हैं। देखिए उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई डेंस हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है तो बनता है फेस क्यूबिक सेंटर। तो फेस क्यूबिक देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका जो क्रिस्टल लैटिस बना है हीरे की संरचना में एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी ये जो लैटिस होता है ये सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। और यही कारण है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, जो इसके वॉइड्स होते हैं, वो वॉइड्स इसके एफसीसी में बनते हैं। और वो वॉइड्स मैक्सिमम आपके पास रहता है तो 23% होता है मैक्सिमम। इसमें पैकिंग हो जाता है, पैक होने से वो हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है, वो दुनिया का नहीं पूरे प्रकृति का सबसे हार्ड
मटेरियल कहा जाता है। उसका कारण है 3D स्ट्रक्चर में, उसका कारण है टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। और थोड़ा आगे बढ़िए तो ड्यू टू क्रिस्टल लैटिस फॉर्मिंग द FCC स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। 5 स्ट्रक्चर मैंने बोला था, सिंपल क्यूबिक सेंटर, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड, फेस क्यूबिक सेंटर्ड, डायगोनल क्यूबिक सेंटर्ड और अंतिम में बोला था इंड क्यूबिक सेंटर, जो सबसे हमारा अगर इसमें कारगर है तो उसका नाम है FCC। FCC का पैकिंग, दो ही का पैकिंग ज्यादा होता है, एक HCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, जो कि अभी आपको पढ़ने नहीं है, वो बाद की बात है। लेकिन ये दो का बराबर होता है, 74% की पैकिंग होती है। और यहाँ पर आपके पास FCC है, इसलिए ये कठोरतम हमारे पास है। और अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्टिव में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर का चर्चा नहीं किया है, कह दिया कि दुनिया का सबसे कठोर सबस्टांस हीरा है, लेकिन उसमें ऑप्शन ये है ही नहीं कि FCC स्ट्रक्चर है या टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, तब तो आप मुश्किल में आ जाइएगा। आंसर में ये है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो जो चीज नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन की पैकिंग होती है, जब वो बॉन्ड बनाता है, तो इसमें 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, यानी फ्री नहीं रहता है। देखिए, यहां पर कहा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का ना होना कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में उपयोग होती है, इसलिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां नहीं बचता है, इसमें कोई भी नहीं बचता है। यही कारण है कि कार्बन का अपरूप हीरा जो है वो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ में से होता है। तो आप दोनों रीजन पे जाइएगा, आप देखिएगा कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का नहीं होना और वो ऑप्शन नहीं है, तो वो आंसर दीजिएगा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास वहां पर FCC स्ट्रक्चर है या फिर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा, ऑप्शन देख के ही उसमें आंसर लगाइएगा। अब रही ग्रेफाइट की बात हो रही है, देखिएगा दोनों ही पिक्चर का मैंने यहाँ पर कंपैरिजन कराया है, ग्रेफाइट वाले में और डायमंड वाले में। और उसके बाद भी है कि ये ग्रेफाइट सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है। क्योंकि देखिए, डायमंड में कुचालक होने का क्या कारण हो सकता है? इंसुलेटर होता है, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कोई भी दुनिया का सबस्टांस वही कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तभी वो कंडक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो जब आप 4 इलेक्ट्रॉन दिए थे, चारों को बांध दिए, बाइंड अप कर दिए, तो फिर वो तो बेचारा कुचालक हो ही जाएगा ना। अब सुचालक, ये सुचालक है, इसमें स्लिपरी मोशन होता है, इसमें सारे चीज होते हैं, तो ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, हल्का होने का कारण क्या है? ये सारे चीजें स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कि हमारे पास ग्रेफाइट और डायमंड की जो बातें हो रही हैं, तो यहां पर जो हमारे पास ये देखिए, हमने कहा कि जो हमारा ग्रेफाइट की 3D स्ट्रक्चर है, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिसको षटकोणीय कहते हैं, इसके पहले टेट्राहेड्रल था, जिसको टेट्राहेड्रल कहते, चतुष्फलकीय था। इसमें क्या होता है कि कार्बन का जो एटम होते हैं, वो एटम एक दूसरे से बाइंड होते हैं। कैसे? तो कोवेलेंट बॉन्ड से। जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन के जगह 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करता है, चौथा नहीं करता है। नहीं करता है, करता है, लेकिन वो जो है ना डबल बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स हुआ कि उसमें होता है कि वहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसमें पाई बॉन्ड के, एक सिग्मा और पाई, मैंने पिछले क्लास में इस पे चर्चा किया था, बताया नहीं था कि कैसे होता, लेकिन बोला था कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। पाई वीकर होता, मैंने बताया था कि ऐसे होना और ऐसे होना, दोनों बॉन्ड का मैंने आपको एक्टिविटी से बताया था, ऐसे होना और ऐसे होना दोनों अलग अलग कंसेप्ट था। यहाँ भी वही चीज है कि अगर हमारे पास जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो पाई बॉन्डिंग बनाता है, तो दैट इज द डीलोकलाइज, वो डीलोकलाइज हो रहा है, यानी अपना पोजीशन बदल रहा है। वो जब पोजीशन बदलेगा तो उसके सारे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। अब उनके प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो जो बॉन्ड बनाएगा वो वांडरवाल बॉन्ड बनाएगा, कमजोर बॉन्ड बनाएगा, और जब कमजोर बॉन्ड बनाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मूव करने लगेगा। जब वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का घूमना ये कंडक्टर का होने का प्रतीक है। इलेक्ट्रॉन घूमने लगा मतलब कंडक्टर हो गया वो। और इसमें देखा गया कि जब वांडरवाल फोर्स के द्वारा वो जुटा है तो कमजोर है, इसलिए ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमने लगते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है। और चूंकि वांडरवाल फोर्स दुनिया का सबसे कमजोर बॉन्ड माना जाता है, सबसे कमजोर बॉन्ड माना जाता है। कमजोर बॉन्ड होने से क्या होता है
कि जब उसका स्ट्रक्चर बनता है, लेयर बनता है, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे फिसलने लगता है, लगेगा घूमने, ऐसे ऐसे मूव करने लगता है। तो जब वो मूव करता है, इसका कारण क्या है? इसके वजह से इसको हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक परत दूसरे परत पर फिसलने लगता है, और जहां लुब्रिकेंट का इस्तेमाल वहीं पे किया जाता है, वो फिसलन के लिए हमको लगाना रहता है। एज ए लुब्रिकेंट भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में इसमें आपको पीडीएफ में मिलेगा, उसको पढ़ेंगे आप। उस पीडीएफ को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप जो थर्ड जो नंबर है, तीसरी की चर्चा बहुत कम होती है, दो की चर्चा तो खूब होती है। किसकी किसकी चर्चा होती है? पहला डायमंड की चर्चा होती है जो अल्ट्रॉप्स है, दूसरा जो है ग्रेफाइट की चर्चा होती है, तीसरा फुलरीन की चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। आप लोग हनीकॉम, मधुमक्खी का छाता देखे होंगे या फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल पे ही ध्यान रखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। फुटबॉल में देखिए, हालांकि यहाँ पर एक डिजाइन जो होता है जियोडेसिक, जो हमारा गुंबद होता है उस तरह का डिजाइन इसका होता है। अब इसमें जो एक शिल्पीकार थे, या कहिए कि उनको वास्तुकार कहिए, बकमिस्टर फुलर उनका नाम था, उन्होंने ये उस तरह का एक डिजाइन बनाया था। उसी डिजाइन पर कार्बन का जो ये खनिज जब मिनरल निकला, तो ठीक उसी तरह की ये पाएगा, उन्हीं के नाम पर ये दे दिया गया, कि उन्हीं के नाम से ये रखा गया। कि अब इसका क्या उपयोग होता है? देखिए, इसमें कार्बन की जब मिक्सिंग होती है, जब कार्बन एक दूसरे से अटैच होता है, तो ग्रेफाइट में और डायमंड में भी कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें एक एक यूनिट में 60, 70, 80, 300, 100, 600 इस तरह के इसमें कार्बन का पैकिंग होता है। और देख लीजिएगा, कहीं भी जो पैकिंग हो रहा है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में नहीं हो रहा है, वो हेक्सागोनल, ये अलग तरह का फॉर्म ही आ रहा है सामने आपके, अलग तरह का ये फॉर्म आ रहा है जो कि दिख रहा है। अब इसमें इसको हम लोग कहते हैं कि C60 जो होता है, वो C60 जिसकी मैं चर्चा करेंगे, C60 होता है, C70 होता है, C80 होता है, बहुत तरह। इस ये अल्ट्रॉप की सबसे ज्यादा चर्चा किया जाता है। आप लोग एक सॉसर बॉल होता है, एग्जैक्ट पिक्चर इसका सॉसर बॉल की तरह होता है। इसका जब आकार को देखिएगा, अब उसके अंदर कितने रिंग बने हुए हैं, मैं इसकी चर्चा यहाँ किया हूं थोड़ा सा। हालांकि हो सकता है कि 10th क्लास से इसको बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आगे के आपको क्लास में ये मायने रखेगा, मैं बता दे रहा हूं। आगे के कक्षाओं के लिए, आगे के अच्छा मतलब कि आपके पास पॉलिटेक्निक के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो वहां पे रखेगा, ये मायने रखेगा। दो तीन चीज मैंने चर्चा किया, इस पे बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा हूं मैं? जब 3D बिल्कुल एक फुटबॉल, सोसर बॉल जैसे पिंजरा की तरह, पिंजरा आप लोग देखे होंगे जिसमें तोता रहता है, उस तरह का है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक खोखला गोला बनाते हैं। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है कि कैसा है। ट्रंकेटेड जो है ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसमें कितने रिंग बने हुए थे, देखिए 20 हेक्सागोनल रिंग एक में, एक C60 में 20 हेक्सागोनल, 12 पेंटागोनल, इतने रिंग इसमें होते हैं। और मैं अभी कहा था कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसमें यूज नहीं होता है, इसलिए जहां 3 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे वहां पर 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जहां चारों के चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज होंगे वहां 4 सिग्मा बनेगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडेशन बताया जाता है, sp, 2 सिग्मा हुआ sp कहलाएगा, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। अगर 2-3 सिग्मा आया तो sp2, अगर 4 सिग्मा आया तो sp3। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? डायमंड का स्ट्रक्चर होता है sp3। अगर पूछेगा कि हाइब्रिडेशन कैसा होता है तो sp3। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर पूछेगा हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp2। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सिग्मा पर चल रहा है, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा वाले sp, जनरली ट्रिपल बॉन्ड में sp बनता है, डबल बॉन्ड में sp2 बनता है, और सिंगल बॉन्ड वाले में sp3 बनता है। आपको इसी बात पर ध्यान रखना है। और इसके साथ जब ये आप क्लियर हो जाता है कि भाई अल्ट्रॉप्स ये क्लियर हो गया, तो मैं थोड़ा सा और कुछ बता देता हूं। हालांकि ये टॉपिक मेरा समाप्त हो गया ऑर्गेनिक के हिसाब से, कि भैया आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए ये अल्ट्रॉप्स दूसरे जगह पे भी होते हैं, इनऑर्गेनिक में भी होता है। देखिए ऑक्सीजन, ओजोन, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, सल्फर के 8 एल्ट्रॉप्स होते हैं, 1 2 नहीं 8 एल्ट्रॉप्स होते हैं। फास्फोरस के 4 एल्ट्रॉप्स होते हैं। यानी अल्ट्रॉप्स का जो हमारा परिभाषा है वो सब जगह एक ही तरह से लगता है कि वैसे
कोई भी तत्व जिनके बहुत सारे रूप होते हैं, उन रूपों में भौतिक गुणों का विषमता होती है और रासायनिक गुणों की समानता होती है। उन सारे एक ही तत्व के जो बहुत सारे के रूप बना, अब डायमंड में देखे रूप कैसा बना, अब ग्रेफाइट में देखे कि वहां टेट्राहेड्रन बना, एक का हेक्सागोनल बना, एक में सॉसर बॉल की तरह बना, खोखला गोला की तरह बना। सब में जो है इसका प्रारूप चेंज होते गया, भौतिक गुण बदलते चला गया, रासायनिक गुण सेम रहा। इसी को हम लोग अल्ट्रा, उसी तरह से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, ओजोन, उसी तरह से सल्फर में अल्फा बीटा गामा एसिड तक 8 जाता है, और साथ में फास्फोरस के भी 4 होते हैं। अब आप इन सारे अल्ट्रॉप्स को पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो पीई में आ ही जाएगा, और बोर्ड का 2 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। अगर ये इतना अगर आप कर लेते हैं तो आगे इसके जो टॉपिक्स है, मैं हाइड्रोकार्बन पे चर्चा करूंगा, नोमेनक्लेचर पे चर्चा करूंगा और कंपाउंड पे चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में आप जरूर मिलेंगे हमसे, क्योंकि इसके आगे की मैं पढ़ाई करूंगा। यहां से मैं आगे के लिए धन्यवाद।